नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का संबोधन जो है उद्बोधन वो बड़ा सारगर्भित है। उन्होंने जो विषय उठाए और जो नहीं उठाए उन सब को दृष्टि में रखिए तो अगले 15 महीने यानी ये अक्टूबर 2022 से लेकर और दिसंबर 2023 ये 15 महीने होते हैं। ये 15 महीने देश की राजनीति में, समाज में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को जो देखने की दृष्टि है, भारत के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर समस्याएं हैं, उन सब पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। और ये उनका उद्बोधन जो है ये इशारा था। उन्होंने जो जनसंख्या नीति पर बात की, कहा कि पंथ के आधार पर जनसंख्या का असंतुलन जो है वो बड़ा खतरनाक है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हमने 1947 में ये देखा है, आज से 75 साल पहले। उस समय देश में, भारत देश में मुसलमानों की कुल आबादी 24% से थोड़ी ज़्यादा थी और देश का बंटवारा हो गया। आज मुस्लिम आबादी जो पिछला सेंसस है उसके बाद का जो प्रोजेक्शन है उसको मिलाकर करीब 15% है। इसी ओर इशारा कर रहे थे मोहन भागवत जी और लगातार इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि जिस गति से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है देश में और बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जो एजेंडा है वो केवल आप जन्म दर के आधार पर उसको मत देखिए। जो एक अनुमान है, मोटा अनुमान है कि 8 लाख हिंदू हर साल मुसलमान बनते हैं। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनकी संख्या इसमें है ही नहीं, क्योंकि जो क्रिश्चियन बन रहे हैं उनका कोई लेखा जोखा है नहीं, क्योंकि वो घोषणा नहीं करते, वो बताते नहीं। वो ये नहीं बताते कि वो अब जो है हिंदू नहीं रहे, क्रिश्चियन बन गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो क्रिश्चियन बन रहे हैं वो या तो दलित समाज से हैं या आदिवासी समाज से हैं। जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो नहीं चाहते, जैसे ही बताएंगे कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो 2% के करीब क्रिश्चियन आबादी दिखाई देती है, मेरा मानना है कि वो वास्तव में उससे कहीं ज़्यादा है। और जो 79% हिंदू आबादी का आंकड़ा आ रहा है 2011 के सेंसस और उसके बाद के जो डेवलपमेंट है उनके प्रोजेक्शन के आधार पर, वो भी मुझे लगता है सही नहीं है। 79% से कम होगी हिंदू आबादी अगर वास्तव में जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है उनकी संख्या भी जोड़ ली जाए तो हिंदू आबादी उससे कम होगी। और घुसपैठ से जो कुछ हो रहा है, उसकी वजह से जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इन सब को मिला लीजिए तो खतरा हमारे दरवाजे पर खड़ा है। इसी की ओर सरसंघ चालक इशारा कर रहे थे। और जब वो इशारा कर रहे थे, जब इसकी बात कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि वो सरकार को संदेश भी दे रहे थे और शायद सरकार इस संदेश की उम्मीद भी कर रही थी या कहें कि प्रतीक्षा भी कर रही थी। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले सरकार, कोई भी सरकार हो, और ये सरकार ख़ास तौर से चाहती है कि उस पर देश में बहस हो, उस पर देश में चर्चा हो और लोगों के अलग अलग तरह के विचार सामने आए, उनके आधार पर कानून बने। तो मेरा मानना है, मेरा अंदाज़ा है, मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई सूचना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 15 महीने में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनेगा। और जो बात कही है सरसंघ चालक ने, बहुत विचार विमर्श के बाद ये बात कही गई है, क्योंकि उन्होंने कहा 50 साल के लिए जो है ये जनसंख्या नीति बननी चाहिए और सभी धर्मों पर, सभी पंथों पर, सभी मजहबों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हमने एक लक्ष्य तय किया था 2.1 का, जो है वो आबादी के बढ़ने की रफ्तार का, उससे हम नीचे आ गए हैं, 2 पर आ गए। ये जो है, जो आबादी मतलब जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट का आंकड़ा होना चाहिए, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर इसके नीचे ये जाता है तो उसके बड़े ख़तरनाक संकेत होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है। ये जो बताने की कोशिश हो रही है, एक नैरेटिव खड़ा करने की कि मुसलमानों की आबादी ऐसी नहीं बढ़ रही है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, अगले 1000 साल में भी मुसलमानों की आबादी जो है वो हिंदुओं से ज़्यादा नहीं होगी, इस भुलावे में, इस भ्रम में नहीं आना चाहिए।
केवल 24% होने पर देश का बंटवारा हो गया था। दुनिया के बाकी देशों का उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरह देखते देखते खुशहाल देश जो गैर इस्लामी थे इस्लामी देश बन गए। तो वो खतरा कोई मामूली खतरा नहीं है, और वो उस खतरे के लिए अगर आज से तैयारी नहीं शुरू होगी तो आप समझ लीजिए कि आगे चलकर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो सरसंघ चालक ने संकेत दिए और सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से अदालतों में कार्रवाई इस समय चल रही है, अभी मंगल और बुधवार को आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा हुआ। किस तरह का परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया है पिछले 3-3.5 सालों में, ये आप देखकर, अगर आप गए नहीं हैं तो वहाँ जो लोग हैं उनसे सुनकर या वहाँ के दृश्य देखकर, वीडियो देखकर आपको हैरानी होगी कि ये वही जम्मू कश्मीर है जहाँ 3.5 साल से किसी ने सुना नहीं कि पत्थरबाजी कब हुई, किसी ने बताया नहीं, किसी ने देखा नहीं और कहीं हुआ नहीं कि पत्थरबाजी का कैलेंडर जारी हो रहा हो। वो सब खत्म हो गया। जो अलगाववादी तत्व थे उनका पूरा तंत्र था वो ध्वस्त कर दिया गया। पीएफआई के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, ये इंटरनल सिक्योरिटी को सुधारने की या देश को सुरक्षित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है अब तक का। आप ये मान कर चलिए कि इंटरनल सिक्योरिटी को पीएफआई से बहुत बड़ा खतरा था, जिसको सरकार ने समय रहते समझा, पहचाना, उसकी पहचान की, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं, उनकी पहचान की और उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। और ये एक्शन यहाँ रुकने वाला नहीं है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की भी 10 अक्टूबर से सुनवाई शुरू होने जा रही है। 11 अक्टूबर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई होगी, जिस कानून के जरिए कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर हिंदुओं को इस बात से, उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया कि वो अपने मंदिरों के बारे में, अपने धर्म स्थलों के बारे में दावा कर सकें। जो उनके हैं उसको लेने के लिए उनके सामने कोई कानूनी रास्ता भी नहीं छोड़ा, वो भी बंद कर दिया कि हम अदालत में नहीं जा सकते, हम इस मुद्दे को उठा नहीं सकते। यानी जो आक्रमणकारियों ने किया उसको स्वीकार कर लीजिए। ये एक तरह का आदेश था इस कानून के जरिए कि जो हो चुका है उसको भूल जाइए, जो हो चुका है उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने कब्जा कर लिया उनको कब्जा उनका बरकरार रहने दीजिए, आप चुपचाप अपना काम कीजिए। और 30 अक्टूबर इसी साल 30 अक्टूबर से माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट पर भी सुनवाई शुरू हो रही है कि ये कानून संविधान सम्मत है या नहीं। क्या किसी सेकुलर देश में ऐसा कमीशन होना चाहिए, आयोग होना चाहिए या नहीं, क्यों होना चाहिए, ये भी आजकल चर्चा है, रह रहकर खबरें आ रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे मालूम नहीं कि सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय ख़त्म करने जा रही है। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये वक्फ एक्ट, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये माइनॉरिटीज़ कमीशन, ये सब कुछ मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस की सरकारों ने किया, जिसका नतीजा आज हम भोग रहे हैं। और ये सब कदम उठाए गए कि हिंदुओं के अधिकार कैसे सिस्टमेटिक तरीके से सीमित किए जाए। हिंदुओं को इस देश का, ये जो भावना लोगों के मन में आई, ये जो शिकायत लोगों के मन में है, हमको लगातार दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश किसी समाज की ओर से नहीं, सरकार की ओर से हो रही है। ऐसी सरकार जिसको मेजॉरिटी हिंदू ने चुनकर भेजा है, उस सरकार ने किया, केवल इसलिए कि माइनॉरिटी का वोट यानी मुसलमानों का वोट उसे लगातार और सतत मिलता रहे। ये जानते हुए भी कि केवल माइनॉरिटी वोट से सरकार नहीं बन सकती कोई। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया है कि मुस्लिम वोट के वीटो को निष्क्रिय किया जा सकता है। उसके बिना, मुस्लिम वोट के बिना भी केंद्र में और राज्यों में बहुमत की सरकार बन सकती है। इसके बाद भी बहुत से लोग इसको देखने के, सोचने को, मानने को तैयार नहीं है। पीएफआई पर एक्शन का जिन लोगों ने समर्थन किया, किसी ने प्रत्यक्ष रूप से, किसी ने परोक्ष रूप से, उन सबको पहचान लीजिए। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरे हैं। जो देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी वोट बैंक की नज़र से देखते हैं, वो इस देश के हितैषी नहीं हो सकते। यहाँ मकसद पूरे विपक्ष को देश विरोधी बताने का नहीं है, लेकिन जो देश विरोधी हैं
उनको देश विरोधी कहने का समय आ गया है। इस पर चुप रहने का समय चला गया है, क्योंकि चुप रहते रहते हमने 75 साल में हम जहाँ पहुँचे हैं वो एक तरह से हम मौत के कुएं की ओर बढ़ रहे हैं, खाई की ओर बढ़ रहे हैं। और अब भी चुप रहे तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया, उसके अलावा सीए के नियम बन जाएंगे, मुझे लगता है इन 15 महीनों में। उत्तर प्रदेश में जो मदरसा सर्वे हो रहा उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, वो लागू हो जाएगी। वक्फ के नाम पर जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है, अगले 15 महीनों में उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी कब्जा हटाने की। और आप देखेंगे जब ये कब्जा हटाना शुरू होगा, जब इन संपत्तियों की पहचान हो जाएगी कि दरअसल इनका वास्तविक मालिक कौन है, वास्तविक हकदार कौन है, तो आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा, इन तीनों पार्टियों के नेताओं की बड़ी संख्या मिलेगी जो इसके लिए जिम्मेदार मिलेंगे। किस तरह से उन्होंने साल दर साल, दशक दर दशक जो है इस तरह से संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया और कराया। इन सब के चेहरे बेनकाब होने वाले। और जो सरसंघ चालक ने पॉपुलेशन पॉलिसी की बात की, कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी की, वो बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के अधूरी है। तो मेरा मानना है कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस पर कि कॉमन सिविल कोड से संबंधित कानून इन्हीं 15 महीनों में बन जाएगा। अगले 15 महीनों में संसद के 4 सत्र होने हैं फुल फ्लेज्ड। 5वां सत्र भी होना है, लेकिन वो एक तरह से वोट ऑन अकाउंट का होगा जो 2024 में होगा। तो अभी 2022 में शीतकालीन सत्र होना है जो नवंबर दिसंबर में होगा। फिर 2023 में दूसरा सत्र होगा मॉनसून सेशन, और तीसरा होगा फिर से शीत सत्र। यानी इन 4 संसद के इन 4 सत्रों के दौरान आप देखेंगे कि बड़े दूरगामी प्रभाव वाले लेजिस्लेशन पास होंगे, लाए जाएंगे और पास होंगे। सरकार की तैयारी लंबे समय से चल रही है। जिन कानूनों को लेकर, उनको आप संसद में विधेयक के जरिए देखेंगे कानून बनते हुए। तो आप ये 15 महीने इन पर ध्यान रखिए कि क्या क्या होता है, कितने बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं इन 15 महीनों में। और जब 2024 का चुनाव आएगा तो ये सरकार अपनी बड़ी भारी उपलब्धियों के साथ जनता के सामने जाएगी, मतदाता के सामने जाएगी, तीसरी बार जनादेश मांगने के लिए। इस देश के इतिहास में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने 3 लगातार चुनाव जीते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि 2024 का चुनाव आज के का जो बहुमत है, आज की जो लोकसभा में सदस्य संख्या है बीजेपी की, उससे बड़ी संख्या से बीजेपी जीतने वाली है, क्योंकि कोई चुनौती नहीं है सामने। मोदी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि अब जो विपक्ष है उसमें न तो इतनी क्षमता है कि इस लकीर को छोटा कर सके, और इस लकीर से बड़ी लकीर खींचने की तो क्षमता दूर दूर तक कहीं दिखाई ही नहीं देती है। तो इन 15 महीनों का इंतज़ार कीजिए बड़े बदलावों के लिए। तो ये बड़े बदलावों का मौसम शुरू हो चुका है। अदालत से संसद तक और सरकार तक आपको बदलाव ही बदलाव दिखाई देंगे, जो इस देश को ज़्यादा मजबूत करने वाले होंगे, देश के लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर परिस्थितियां पैदा करने वाले होंगे, देश के लोगों का जीवन, ईज़ ऑफ लिविंग को आसान करने वाले होंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।